हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। लाइफ प्रोसेस की लास्ट प्रोसेस है रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन सबको पता है, ब्रीद इन करना और आउट करना, एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर निकालना, ये सबको पता है कि रेस्पिरेशन है। बट रेस्पिरेशन प्रोसेस सिर्फ इतना नहीं होता है कि एयर को अपने अंदर लिया और बाहर निकाल दिया। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस by which living organism obtain energy by breaking down of glucose in the cell। तो हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। बट कैसे ऑब्टेन करते हैं? सेल के अंदर जो फूड पहुंच रहा है, फूड में प्रेजेंट ग्लूकोज का वो ब्रेक डाउन करते हैं और क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं हम, तो एयर अंदर गई, मतलब ऑक्सीजन अंदर गई और ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लस वाटर बना, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं सेल के अंदर और फिर उस क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब रेस्पिरेशन ये सब होता तो है, बट होता कैसे है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। एयर कैसे अंदर गई, कैसे बाहर निकली, है ना। तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैकिया प्रेजेंट है। ट्रैकिया मतलब होता है विंड पाइप। इसके बाद ट्रैकिया का दो पार्ट में डिवीजन हो गया है। ये दोनों पार्ट जो है उन्हें बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का भी लंग्स के अंदर जाके बहुत मल्टीपल ब्रांचेस में क्या होता है? डिवीजन होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के एंड पार्ट में बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं एल्वोलाई। ये सबसे लास्ट पार्ट होता है लंग्स का, जहाँ तक एयर पहुँचती है। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले तो एयर कहाँ से एंटर करती है? एयर नॉस्ट्रल से एंटर करती है। नॉस्ट्रल मतलब ये, ठीक है। तो सबसे पहले एयर कहाँ से एंटर करती है? नॉस्ट्रल से। ठीक है, नॉस्ट्रल मतलब हमारे नोज के होल्स। ठीक है, अब नॉस्ट्रल्स के बाद एयर कहाँ जाती है? नेज़ल पैसेज में जाती है। नेज़ल पैसेज का मतलब होता है नोज़ के अंदर का जो पैसेज है वहाँ जाएगी। इसके बाद हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एक फेरिंग्स भी होता है। फेरिंग्स क्या होता है? एक कॉमन पाथ होता है जहाँ पे फूड पाइप भी एंटर होती है और विंड पाइप की भी एंट्री होती है। तो क्या होगा? फेरिंग्स। ठीक है, तो एयर कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। उसके बाद फेरिंग्स के बाद हमारा आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। वॉइस बॉक्स का काम होता है साउंड को प्रोड्यूस करना। जब एयर यहाँ से निकलती है तो इस वॉइस बॉक्स में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। लैरिंग्स के बाद एयर जाती है विंड पाइप। विंड पाइप मतलब कि ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ये हमारी विंड पाइप है। ठीक है, तो इस विंड पाइप में एयर क्या करती है? एंटर करती है। इसके बाद एयर कहाँ जाती है? ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाती है? ब्रोंक्यूल्स में जाती है।
ब्रोंकियोल्स में जाती है, और ब्रोंकियोल्स में जाने के बाद लंग्स में एल्वोलाई में प्रेजेंट। ठीक है, तो एल्वोलाई में जाती है। ब्रोंकाई और एल्वोलाई जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स में। मतलब ब्रोंकाई कहाँ एंट्री कर रही है? लंग्स के अंदर एंट्री कर रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ये क्या कर रही हैं? एयर को अंदर ले जाने का और एयर को बाहर निकालने का काम कर रही हैं। तो ये सारे पार्ट्स क्या हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। अब आप बोलेंगे ब्रीदिंग क्यों कह रहे हैं, रेस्पिरेशन क्यों नहीं कह रहे हैं? ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये ब्रीदिंग का पार्ट है। ये जो एयर नॉस्ट्रल से एल्वोलाई तक जा रही है, ये वाली एयर जो जा रही है और यहाँ से जो एयर निकल रही है, ये पार्ट है किसका? ब्रीदिंग प्रोसेस का। अब ब्रीदिंग का क्यों है, रेस्पिरेशन क्यों नहीं कह रहे हैं, ये अभी मैं आपको इस टॉपिक में बताती। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो टाइप की प्रोसेस होती हैं। दो टाइप की प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? एक तो होती है ब्रीदिंग और दूसरी होती है रेस्पिरेशन। अब आप बोलेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को अलग अलग क्यों बोला गया, ये तो सिमिलर से वर्ड्स हैं। ब्रीदिंग का मतलब भी वही है और रेस्पिरेशन का मतलब भी वही है, तो आप लोग गलत हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है एयर को इन करना और एयर को आउट करना फ्रॉम द लंग्स, मतलब कि इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये पार्ट जो है वो ब्रीदिंग में आएगा। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एयर हमने इनहेल की है उसको एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स में पहुँचाना। बॉडी की जो एवरी सेल्स हैं, एवरी बॉडी पार्ट्स की एवरी सेल्स, छोटी से छोटी सेल्स तक भी एयर का पहुंचना और वहां पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्रोड्यूस कराना, वो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। तो हम क्या कह सकते हैं? ब्रीदिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन in and out of air from the lungs। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। लंग्स में एयर को अंदर लेना और एयर को लंग से बाहर निकालना, ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है? It is a process in which air carry to every cells of the body where food is breakdown, presence of O2 and produce एनर्जी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एयर को कैरी कर रहे हैं एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी में, जहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ O2 में, एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ब्रीदिंग में क्या है? हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं। बट रेस्पिरेशन में क्या है? हम एवरी सेल्स तक एयर को पहुँचा रहे हैं, जहाँ पे फूड का क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन होना। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन अब सेल में हो रही है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहेंगे, क्योंकि सेल्स में ये प्रोसेस हो रही है। ब्रीदिंग वाली प्रोसेस जो है वो कहाँ हो रही है? लंग्स में। तो इट प्रोसेस टेक प्लेस इन द लंग्स। लंग्स में हो रही है, बट रेस्पिरेशन क्या हो रही है? इट टेक्स प्लेस
इन द सेल। कहाँ पे हो रही है? सेल में हो रही है। ब्रीदिंग में देयर इज नो एनर्जी प्रोडक्शन, कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। देयर इज नो एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ पे कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जबकि रेस्पिरेशन में दिस प्रोसेस प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी का फॉर्म है। जब एनर्जी बनती है बॉडी में तो वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, मतलब एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है बट एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ये फिजिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि केमिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो इट इज अ केमिकल प्रोसेस। तो हमने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लिया है। ब्रीदिंग क्या है? जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, एयर अंदर और बाहर जा रही है, कहाँ से? लंग्स में। बट रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? जो एयर है वो हम कैरी कर रहे हैं एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी में। वहाँ पे ग्लूकोज जो है उसका प्रेजेंस ऑफ O2 में ब्रेक डाउन हो रहा है और उसके बाद एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ब्रीदिंग में क्या है? ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? लंग्स में हो रही है। बट ये वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? सेल्स में हो रही है। रेस्पिरेशन को इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है क्योंकि सेल्स में ये प्रोसेस हो रही है। अब ब्रीदिंग में क्या है? सिर्फ हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो एनर्जी प्रोडक्शन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। जो ब्रीदिंग वाली प्रोसेस है ये फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथ को हम रोक भी सकते हैं और फास्ट करा भी सकते हैं, हम रोक सकते हैं आराम से, तो ये फिजिकल प्रोसेस है। बट रेस्पिरेशन ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि एयर अंदर जाएगी ही और ऊपर से जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन भी हो रहा है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमें एनर्जी भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है और वाटर भी मिल रहा है। मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये केमिकल प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के टाइप्स भी हैं। ब्रीदिंग में दो टाइप्स के मैकेनिज्म्स होते हैं, एक तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। जब इनहेलेशन होता है तो लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जब एक्सहेलेशन होता है तो लंग्स में क्या इफेक्ट होता है। तो ये दो टाइप के मैकेनिज्म्स होती हैं ब्रीदिंग में। ऐसे ही रेस्पिरेशन की भी दो टाइप की प्रोसेस होते हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनाएरोबिक। अब आप कहेंगे, आप तो अभी कह रही थी कि O2 की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो O2 की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब विदाउट O2 की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे होगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो दो टाइप से होती है। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो दो टाइप से होती है। एक तो होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में, अभी हम रेस्पिरेशन को स्किप करते हैं। ठीक है, अब इनहेल करना, सबको पता है इनहेल करना मतलब एयर को अंदर लेना। तो जब हम एयर को अंदर लेंगे हमारे रिब्स की सिचुएशन कैसी होती है? रिब्स हमारी ऐसे अटैच है और रिब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। तो रिब्स का जब अटैचमेंट ऐसा है और जब हम एयर अंदर लेंगे तो रिब्स हमारी ऐसी जाएंगी। ठीक है, रिब्स का अटैचमेंट ये है, जब एयर अंदर जाएगी किसी भी, जैसे बलून में हम एयर को भरेंगे तो बलून फूलेगा ना, उसका साइज बढ़ेगा, तो जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज भी बढ़ेगा
क्योंकि एयर क्या हो रहा है, एयर अंदर जा रही है। तो इनहेलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एयर को हमने अंदर लिया है। एक्सहेलेशन का मतलब होता है एयर को हमने ब्रीद आउट किया, तो रिब्स क्या होंगी, वापस से ऐसे हो जाएंगे, मतलब रिब्स कहाँ जा रही हैं, डाउनवर्ड जा रही हैं। रिब्स मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब एक और चीज है, यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है ये कौन सी मसल है, डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम का काम क्या है, डायाफ्राम का काम, सबसे पहले तो डायाफ्राम क्या काम करता है, ये है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी जहाँ पे लंग सिचुएटेड है और जहाँ पे स्टमक है वो है एब्डोमिनल कैविटी। तो डायाफ्राम का काम होता है, एक तो लंग्स को होल्ड करके रखता है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करके रखता है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये होता है, जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब हम एयर को अंदर लेंगे मतलब इनहेलेशन की प्रोसेस में, तो डायाफ्राम मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। डायाफ्राम मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे शेप में है, डोम शेप है। जब प्रेशर पड़ेगा एयर का तो ये कैसी हो जाएगी, फ्लैट, मतलब डायाफ्राम मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। बट एक्सहेलेशन में जब हम एयर बाहर निकालेंगे तो ये कैसी वापस से अपने शेप में आ जाएगी, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी, और इसका शेप है डोम शेप, तो ये वापस से डोम शेप में हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, कैसी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जब हम एयर अंदर जाएगी, इनहेलेशन में क्या है, एयर अंदर जा रही है, तो क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक्सहेलेशन में क्या है, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं है, एयर बाहर निकल चुकी है, तो लंग्स में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, रिब्स का पहले तो मूवमेंट देखा, जब इनहेल करते हैं तो रिब्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, जब एक्सहेल करेंगी तो वापस अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगी, मतलब कि डाउनवर्ड चली जाएंगी। दूसरा हमने डायफ्राम मसल का पढ़ा, डायफ्राम मसल जब एयर का प्रेशर पड़ेगा तो फ्लैट हो जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी, और जब एक्सहेलेशन होगा तो वापस से रिलैक्स पोजीशन या डोम पोजीशन में पहुंच जाएगी। इनहेलेशन में क्या होगा, जब लंग्स में एयर अंदर जा रही है तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड एक्सहेलेशन में लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये हमने पढ़ा है ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग प्रोसेस में दो टाइप की मैकेनिज्म्स है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। दो प्रोसेस थी ना, एक थी ब्रीदिंग और दूसरी थी रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में भी दो टाइप की प्रोसेस है, एक तो है एरोबिक और दूसरी है एनएरोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा था, हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि एयर की प्रेजेंस, एयर की प्रेजेंस मतलब हम कौन सी एयर लेते हैं, O2 लेते हैं, तो O2 की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके एनर्जी का प्रोडक्शन होना, वो कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जब O2 प्रेजेंस ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ O2 में प्रोडक्शन होगा एनर्जी का, बट एनर्जी कितनी बनेगी, क्या सेम इसके जैसी बनेगी या नहीं, ये हम अभी पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन,
एंड सेकेंड क्या होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमें पता है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी के साथ साथ एनर्जी बहुत छोटे अमाउंट में बनेगी। अल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है एंड लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस breakdown of glucose occur in presence of ऑक्सीजन। ठीक है, और एनाएरोबिक में हम लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस glucose breakdown in absence of O2। O2 मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है बट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है बट एब्सेंस ऑफ O2 में हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस कैसे होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की हम प्रोसेस देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमने जब खाना खाया तो खाने में ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्योंकि हम अभी तक ग्लूकोज की ही बात कर रहे थे। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है इसमें। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कराते हैं तो हमें CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट एनर्जी में कितनी ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 38 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। 38 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद जब हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, C6H12O6 है। ठीक है, अब इसके बाद ये भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, एब्सेंस ऑफ O2, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ O2 में देख रहे हैं हम, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में देख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके बाद हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे विदाउट एब्सेंस ऑफ O2 में, विदाउट एब्सेंस ऑफ O2, विदाउट प्रेजेंस ऑफ O2, सॉरी, एब्सेंस ऑफ O2 में करेंगे तो सबसे पहले क्या बनता है, पायरूवेट बनेगा। ठीक है, पायरूवेट क्या है, पायरूवेट का फॉर्मूला है C3H4O3। ठीक है, तो ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गए। अब इसके बाद जब पायरूवेट बन गया है, इसके बाद 2 टाइप की प्रोसेस हम देखेंगे, एक तो यूनिसेलुलर में देखेंगे और एक मल्टीसेलुलर में देखेंगे। यूनिसेलुलर मतलब कि ईस्ट की अगर हम बात करें, ईस्ट की, ठीक है, तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा प्लस CO2 बनेगा, अल्कोहल बनेगा प्लस CO2 बनेगा। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, ये तो होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो ये वाला जो रेस्पिरेशन है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ O2, वो हमारे अंदर सिर्फ मसल में होता है। किस में होता है, मसल में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। ठीक है, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, बट एनर्जी में सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने ATP, सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लस वाटर बन रहा है, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी में 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म आप लोगों को नोट डाउन कर सकते हैं, एडिनोसिन
ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन करेंगे O2 की प्रेजेंस में जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस एनर्जी और 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब एक और बात आती है, ये वाली प्रोसेस होती कहाँ है? सेल में तो हो रही है, बट सेल के अंदर किस पार्ट में हो रही है? तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन तो होता ही सेल के अंदर है, तभी तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। बट सेल के किस पार्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल वाले चैप्टर में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। मतलब एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सारी एनर्जी स्टोर होती है। तो जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करा रहे हैं और 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो ये वाली जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं एब्सेंस ऑफ O2 में तो हमें पायरुवेट बनता है। ठीक है, पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। मतलब हमने 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया तो हमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल मिले और बाकी जो 3 कार्बन है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करने में यूज हो गए। अब ये जो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन है, इनकम्प्लीट ही है क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट होके एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, बट यहाँ पे अभी भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं। अब ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं इनका अलग अलग सेल में अगर हम देखें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में क्या होता है? एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। एल्कोहल का जब प्रोडक्शन होगा तो वापस से हम एक कार्बन को हम क्या कर लेंगे? यूटिलाइज कर लेंगे और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, मतलब बेस प्रोडक्ट बन गया। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि हम लोग हैं तो ये वाला रेस्पिरेशन जो है वो हमारे अंदर भी होता है, एब्सेंस ऑफ O2। तो ये कब होता है? मसल में होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। पायरुवेट का जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है और सिर्फ एनर्जी के 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। अब आप बोलोगे कि हम तो रेस्पिरेशन करते हैं, बट ये वाला जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो कब होता है? तो ये वाला रेस्पिरेशन तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या फिर कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग रेट बाद में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम ब्रीदिंग नहीं करते हैं, तो बाद में जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो ब्रीदिंग हमने नहीं की है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये वाला जो रेस्पिरेशन है वो यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टी सेलुलर में भी होता है। इसके बाद जब लैक्टिक एसिड है, ये वाला लैक्टिक एसिड, इसको वापस से जब O2 मिलेगी तो वापस से ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो लैक्टिक एसिड क्या है? एक टेम्परेरी टाइम के लिए बनता है, बाद में इसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने इतना सब कुछ तो देख लिया है, हम अब डिफरेंस की बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, इन सेल। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा। हम बात करते हैं, ये सेल है हमारी बॉडी की, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो लिक्विड होता है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो यहाँ पर होता है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। बट यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाली प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं? तो एंड प्रोडक्ट की बात करें, एंड प्रोडक्ट इज, अभी पढ़ा था अपन ने, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, और इसमें अगर हम एंड प्रोडक्ट की बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, एंड प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल।
ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन 38 एटीपी मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन 2 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें क्या है, breakdown of glucose in presence of O2, breakdown of glucose in absence of O2। ठीक है, ये वाला अगर डिफरेंस आपको नोट करना है कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है सीबीएसई एग्जाम में आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सब तो हमने सारी बातें पढ़ ली हैं, बट अब हमें ये पता करना है कि एयर यहाँ तक तो पहुँच गई, बार बार हम बात कर रहे हैं कि एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी में एयर पहुँचती है, वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो ये सब कैसे होता है। पैसेज ऑफ एयर, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे सबसे पहले नॉस्ट्रल से एयर अंदर जाती है, नेज़ल पैसेज से फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया, विंड पाइप, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, फिर एल्वोलाई तक एयर पहुँच गई है। अब एल्वोलाई से कैसे सेल्स तक पहुँचती है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज की सप्लाई होती है। कैपिलरीज क्या होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन पढ़ चुके हैं। कैपिलरीज होती हैं, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो ये वाली जो कैपिलरीज हैं वो एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे जब एयर आ जाती है तो ये कैपिलरी उस एयर को, कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है, तो ब्लड क्या करता है, जो एयर है O2 है, O2 को सारी बॉडी के सेल्स तक लेके जाती हैं, फिर वहाँ पे जो CO2 है उसको उठाती हैं, O2 को छोड़ती हैं सेल्स में, O2 को यहाँ तक लेके आती हैं, फिर O2 को सेम पैसेज के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। बट इसको लिखेंगे कैसे, मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले एयर जो है, O2 रिच एयर की बात करें, O2 रिच एयर, ठीक है, नॉस्ट्रल्स में आएगी सबसे पहले, नॉस्ट्रल, उसके बाद नेज़ल पैसेज, ठीक है, नेज़ल पैसेज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, विंड पाइप, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वोलाई। अब आता है मेन टॉपिक, एल्वोलाई के बाद क्या होता है। एल्वोलाई में होती है रिच ब्लड सप्लाई, किसकी, कैपिलरीज की, रिच ब्लड सप्लाई बाया कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज की ब्लड सप्लाई होती है। कैपिलरीज में आर्टरीज, कैपिलरीज दोनों का कनेक्शन है, आर्टरीज का भी है, वेन्स का भी है। तो आर्टरीज में ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, यही हीमोग्लोबिन
बाइंड होता है किसके साथ, O2 के साथ, और क्या फॉर्म करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स ऑफ द बॉडी में जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, O2 रिलीज हो जाएगी प्लस हीमोग्लोबिन बचेगा। फिर ये जो हीमोग्लोबिन है वो किससे बाइंड होगा, CO2 से, क्योंकि CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है। तो क्या बनेगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और ये जो है वो रन करेगा कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के बाद कहाँ जाएगा, एल्वोलाई में, एल्वोलाई के बाद ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के बाद ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल पैसेज और नॉस्ट्रिल। अब मैं समझाती हूँ ये सारी प्रोसेस हुई कैसे है। सबसे पहले हमने क्या किया, O2 रिच एयर जो है, एयर को हमने इनहेल किया। इनहेल जब किया तो नॉस्ट्रल से होते हुए नेज़ल पैसेज में, नेज़ल पैसेज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद क्या हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स में पहुंचेगी, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वोलाई में पहुंची। एल्वोलाई में रिच ब्लड सप्लाई है, कैपिलरीज का कनेक्शन है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेजेंट है, कैपिलरीज में ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, मतलब एल्वोलाई से ऑक्सीजन को उसने उठाया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बनाया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स ऑफ द बॉडी में कैसे पहुंचा, कैपिलरीज के थ्रू पहुंचा। फिर सेल्स ऑफ द बॉडी से जब सेल्स ऑफ द बॉडी में पहुंचा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो O2 को रिलीज कर देगा सेल्स में, और वहाँ पे हीमोग्लोबिन वापस से सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये हीमोग्लोबिन जो है वो सेल्स में CO2 प्रेजेंट है, जैसा कि अभी मैंने पढ़ा कि O2 जब प्रेजेंट होती है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है तो CO2 बनता है, तो सेल्स में CO2 प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलता है और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये जो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड है वो वापस से रन करेगा कहाँ पे, कैपिलरीज में, मतलब कि CO2 रिच ब्लड है। अब ये वाला जो ब्लड है वो एल्वोलाई में पहुंचा, एल्वोलाई में उसने CO2 को रिलीज कर दिया, CO2 को रिलीज किया एल्वोलाई में, फिर ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी और नॉस्ट्रल के थ्रू क्या होगा, CO2 रिमूव आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, CO2 रिलीज हो गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को समझ में नहीं आता ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन क्या है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये है पैसेज ऑफ एयर, एयर का पैसेज, कैसे एयर अंदर जा रही है, कैसे एयर बाहर आ रही है। छोटी छोटी सी चीज़ें बताती हूँ। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं या फिर चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो चेस्ट कैविटी को ही थोरेसिक कैविटी बोला जाता है, चेस्ट कैविटी को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी।
ठीक है। डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है, एक तो फंक्शन होता है उसका थोरेसिक कैविटी या लंग्स, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करना, और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है इन ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एल्वोलाई के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्वोलाई एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है लंग्स में फॉर द एयर के लिए। छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर। जब एयर इनमें अंदर जाती है तो ये बड़े बड़े से हो जाते हैं, और जब एयर को बाहर निकालते हैं तो ये वापस से छोटे हो जाते हैं। तो एल्वोलाई क्या है, एक पाउच टाइप के स्ट्रक्चर है, बलून टाइप के स्ट्रक्चर है जो लंग्स में सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं फॉर द एयर, और इनमें रिच ब्लड सप्लाई भी होती है। अभी तक हमने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पढ़ा है वो पढ़ा है एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। अब हम प्लांट की बात करेंगे। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, दो टाइप से होता है। दो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट में जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट तो होता है लीव्स। लीव्स में सबको पता है ऐसे छोटे छोटे से होल्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं स्टोमेटा। एक तो होता है लीव्स में स्टोमेटा की वजह से प्लांट जो है रेस्पिरेशन करते हैं, और दूसरा उनके स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं। ठीक है। तो लेंटिकल्स और स्टोमेटा की मदद से प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। स्टोमेटा में क्या प्रेजेंट होती हैं, गार्ड सेल प्रेजेंट होती है जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से CO2 बाहर निकलती है और O2 अंदर जाती है। बट दोनों प्रोसेस में, दोनों पार्ट्स में, लेंटिकल्स में, स्टोमेटा में, जो CO2 और O2 का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसफ़र होती है O2 और CO2, वो किससे होती है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से, डिफ्यूज़न प्रोसेस। ठीक है। अब हम बात करते हैं, दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि प्लांट CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं। प्लांट CO2 भी लेते हैं और O2 भी लेते हैं, बट कैसे लेते हैं, दो टाइप की प्रोसेस होती हैं प्लांट्स में। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे होता है, तो क्वेश्चन का आंसर है लीव्स के थ्रू और लेंटिसेल्स के थ्रू। ठीक है। अब हम बात करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस है, एक तो है फोटोसिंथेसिस जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है, और दूसरी होती है रेस्पिरेशन। ठीक है। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है कि प्लांट CO2 का यूटिलाइज करते हैं, वाटर का यूटिलाइज करते हैं और ग्लूकोज को बनाते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या है, CO2 को हमने यूज़ किया था, H2 को यूज़ किया था, यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, C6H12O6 बन रहा था, प्लस O2 गैस रिलीज़ हो रही थी। बट अब इस O2 का यूज़ प्लांट कहाँ करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला कि CO2 का भी यूज़ करते हैं और O2 का भी यूज़ करते हैं। तो प्लांट कुछ अमाउंट ऑफ O2 तो निकालते हैं, बट कुछ अमाउंट ऑफ O2 का यूज़ करते हैं जो उन्होंने फूड बनाया है उसका ब्रेक डाउन करने में, फूड ब्रेक डाउन में। अब प्लांट को फूड ब्रेक डाउन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अब सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि उन्हें ग्रोथ करनी है। तो प्लांट भी ग्रोथ करते हैं। तो जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो कुछ खाने को वो अपने लिए यूटिलाइज करते हैं और कुछ खाने को वो स्टोर कर लेते हैं। तो जब वो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने CO2 का भी यूटिलाइज़ किया और O2 का भी यूटिलाइज़ किया। अब CO2 का जब यूटिलाइज़ किया तो खाना बन गया, ऑक्सीजन निकल गया, और इसी ऑक्सीजन को उन्होंने कुछ अमाउंट में बाहर निकाल दिया, बट कुछ अमाउंट में उन्होंने फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी की, और एनर्जी से उन्होंने क्या किया, ग्रोथ की। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। तो हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ ली। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन दोनों टाइम पे होती है। फोटोसिंथेसिस कब होती है, सिर्फ डे टाइम पे जब सनलाइट निकली हो, बट ये कहाँ होती है, नाइट में भी होती है और
दिन में भी होती है, ठीक है। तो नाइट में क्या होता है, CO2 यूज़ नहीं कर पा रहे प्लांट, CO2 का यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता। इसलिए बोलते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हैं वो CO2 का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लांट्स के चारों ओर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा CO2 का, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी है। फोटोसिंथेसिस डे के टाइम पे होती है, रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों के टाइम पे होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 का यूटिलाइज करते हैं और O2 को निकालते हैं, बट रात के टाइम पे O2 नहीं निकलेगी क्योंकि O2 बन ही नहीं रही है। और CO2 क्या करेगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि प्लांट्स के चारों ओर CO2 प्रेजेंट है, बट प्लांट्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो CO2 प्लस H2O ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट उन्होंने रिलीज कर दिया और कुछ अमाउंट को उनने क्या कर दिया, यूज़ कर लिया। तो प्लांट CO2 भी यूटिलाइज कर रहे हैं और O2 भी यूटिलाइज कर रहे हैं। ये सब था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज हमारा लाइफ प्रोसेस का टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का करेंगे। थैंक यू।